हेलो स्टूडेंट्स, हरियाणा उच्चतर शिक्षा निदेशालय के द्वारा संचालित ई कंटेंट प्रोग्राम फॉर द अंडर ग्रेजुएट क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका दोबारा से स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के सिद्धांत विषय के टॉपिक नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा की प्रकृति और महत्व के बारे में इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो आज देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक जो है कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस यानी कि आपके बीमा जो है उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस का अर्थ क्या है उसके बारे में जानेंगे। उसके पश्चात कौन कौन सी टर्म्स इंश्योरेंस में यूज़ करेंगे उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ इंश्योरेंस यानी कि आप कि इंश्योरेंस का जो प्रकृति है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस यानी इंश्योरेंस के प्रकार क्या हैं, और उसके बाद में हम बात करेंगे डिटेल में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा के सिद्धांत, उन्हें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अलग अलग एक्सपर्ट जो हैं बीमा को अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन एक्सपर्ट्स ने बीमा को किस तरह से डिफ़ाइन किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोगिल की। मोगिल कहते हैं कि बीमा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनिश्चितता को निश्चित किया जाता है। यस, इंश्योरेंस जो है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो भविष्य की जो अनिश्चितता है और उसमें जो जोखिम जुड़ा हुआ है उस जोखिम को काफ़ी हद तक कवर करता है। तो एक तरह से ये अनसर्टेनिटी को जो है सर्टेन यानी कि निश्चित करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से रॉकफिल कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है इट इज़ अ सोर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस ऑफ फ्यू पर्सन्स इनटू मेनी पर्सन्स, यानी कि बीमा कुछ लोगों को जो नुकसान होता है उसे बहुत लोगों में बांटने का एक जरिया है, एक माध्यम है। इसके द्वारा हम बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी इन सब लोगों से जब प्रीमियम कलेक्ट कर लेती है, इन सब प्रीमियम से वह कुछ लोगों के नुकसानों की भरपाई करती है। इस तरह से यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें कुछ लोगों के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग मेनी पर्सन्स। इसी प्रकार से विलियम बेवरिज जो हैं वो ये कहते हैं कि सामूहिक रूप से जोखिम सहना ही बीमा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर कुछ लोगों के रिस्क को कवर करने का कार्य करते हैं। इन डेफिनेशन से अब हम जानेंगे कि इंश्योरेंस का अर्थ क्या है। इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। वन इज इंश्योरर जिसे इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं, दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड यानी कि जिसका बीमा कराया जाता है। तो बीमा उस व्यक्ति का कराया जाता है जिसे भविष्य में अपनी विषय वस्तु में कोई जोखिम नज़र आता है और उस जोखिम को कवर करने के लिए वो अपनी उस विषय वस्तु का बीमा करवाता है। तो बीमा करने वाला और बीमा जिसका होता है उन दोनों के बीच में यह एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योर्ड का जो भी नुकसान भविष्य में होगा उसे कॉम्पनसेट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, और उसके बदले में वो एक कंसिडरेशन चार्ज करती है इंश्योर्ड से जिसे प्रीमियम कहा जाता है। साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो इंश्योरेंस जो है वो प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस है, यानी हमारे जो वित्तीय नुकसान होता है उसे एक प्रोटेक्शन जो है इंश्योरेंस के द्वारा हम प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर भविष्य में किसी भी तरह की अनिश्चितता यदि आती है और जिसमें जोखिम भरा है, वहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी विषय वस्तु को इंश्योरेंस के माध्यम से काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने में सक्षम हो पाता है। अब बात करते हैं हम कौन कौन सी टर्म्स इंश्योरेंस में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले है इंश्योरर। इंश्योरर वो व्यक्ति होता है जो बीमा करता है, अर्थात बीमा कंपनी। बीमा कंपनी या बीमा करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो एक निश्चित प्रतिफल के बदले में बीमित की विषय वस्तु के जोखिम की क्षतिपूर्ति करता है। तो इंश्योरर जो है वह इंश्योर्ड व्यक्ति
की विषय वस्तु के जितने भी जोखिम होते हैं जिसका उसने इंश्योरेंस करवाया है, एक कंसिडरेशन के बदले में उसकी पूर्ति, जोखिम की जो कॉम्पनसेशन है उसको करता है। अब बात करते हैं इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो व्यक्ति होता है जिसका इंश्योरेंस कराया जाता है। ये वो व्यक्ति है जो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदता है और अपने रिस्क को इंश्योरर को शिफ्ट कर देता है और इसके बदले में वो इंश्योरर को कंसिडरेशन जो है प्रीमियम के रूप में भुगतान करता है। तो ये वो व्यक्ति है जिसकी विषय वस्तु या संपत्ति जो है उसके जोखिम को कवर किया जाता है इंश्योरेंस के तहत। अब बात आती है इंश्योरेंस पॉलिसी की। अभी हमने पढ़ा कि इंश्योरेंस जो है इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो बीमा पॉलिसी जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुबंध की सभी टर्म्स एंड कंडीशन रिटर्न में लिखी होती है जिस पर पूरा इंश्योरेंस बेस्ड होता है। नेक्स्ट आता है प्रीमियम। प्रीमियम वह प्रतिफल है जिसके बदले इंश्योर्ड की विषय वस्तु के जोखिम की क्षतिपूर्ति की जाती है। यहाँ पर इंश्योर्ड जो है वो अपनी विषय वस्तु का इंश्योरेंस करवाता है और ये पेमेंट प्रीमियम जो है पे किया जाता है इंश्योरर को, और इसके बदले में जब प्रीमियम पे किया जाता है तो इंश्योर्ड ये आशा करता है कि इंश्योरर उसकी जो भी संपत्ति है जिसका उसने इंश्योरेंस करवाया है उसको वो उसकी क्षतिपूर्ति जो है वो करेगा यदि उसमें कोई जोखिम होता है। तो ये अमाउंट जो है वो इंश्योरर के द्वारा चार्ज किया जाता है और इंश्योर्ड के द्वारा इंश्योरर को पे किया जाता है। अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन की यानी कि क्षतिपूर्ति की। इंश्योरर के द्वारा पे किया गया वो अमाउंट जो किसी भविष्य में कंटिंजेंसी के हैपन होने से यानी कि उस घटना के घटित होने पर, उस इवेंट के होने पर यदि इंश्योर्ड को कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के लिए जो अमाउंट इंश्योरर के द्वारा पे किया जाता है उसे कॉम्पनसेशन कहते हैं। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क जो है ये है हमारा अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। इसमें आपको पता है कि बिजनेस जो भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे वो बिजनेस पर्सन करवा रहा है या इंडिविजुअल करवा रहा है, वो भविष्य में होने वाली अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में उसे कोई हानि हो सकती है तो उस हानि को कवर करने के लिए ही इंश्योरेंस पॉलिसी का सहारा लेता है। तो एक तरह से ये हमारी भविष्य में होने वाला जो भी हानि है उसकी अनसर्टेनिटी को ही लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंश्योर्ड अमाउंट। इंश्योर्ड अमाउंट है इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ रिस्क। जो भी आपकी विषय वस्तु में जोखिम है उस जोखिम का मौद्रिक मूल्य क्या है वही इंश्योर्ड अमाउंट होगा। किसी भी केस में यदि आपकी विषय वस्तु को नुकसान होता है तो ऐसे में इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट का कॉम्पनसेशन आपको प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इंश्योर्ड हर हालत में इंश्योर्ड अमाउंट से ज़्यादा पैसा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी है जो इंश्योर्ड किसी नुकसान होने की दशा में प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं कंटिंजेंसी की। ऐसी घटना जो हानि का कारण बनती है उसे हम कंटिंजेंसी कहते हैं। ये एक अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है किसी भी घटना के घटित होने के संबंध में। तो आपकी कोई भी इवेंट जो भविष्य में होना है और वो विषय वस्तु को नष्ट कर देगा या नुकसान पहुंचाएगा उसे ही हम कंटिंजेंसी कहते हैं। अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ इंश्योरेंस यानी कि बीमा की प्रकृति और कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इंश्योरेंस जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो लोगों के मध्य होता है, तो सेम इंश्योरेंस भी दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक है इंश्योर्ड और दूसरा है इंश्योरर। इंश्योर्ड जो अपनी विषय वस्तु का बीमा कराता है और इंश्योरर जो बीमा
करता है। तो बीमा करने वाला और जिसका बीमा किया जाता है या जिसकी विषय वस्तु का बीमा कराया जाता है, उन दोनों के मध्य यह एक अनुबंध होता है और ये इन राइटिंग होता है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। यस, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि इसमें हम कुछ लोगों के रिस्क को कवर करते हैं। और कौन इन रिस्क को उठाता है? बहुत सारे लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीदते हैं। तो यहाँ पर लोगों के फाइनेंशियल रिस्क को शेयर किया जाता है बहुत सारे लोगों के द्वारा। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है या नेचर है, दैट इज गुड फेथ। क्योंकि यह एक अनुबंध है, अनुबंध में जो दो पार्टीज हैं उन दोनों पार्टीज के बीच में एक सद्भावना का और एक विश्वास की भावना जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसे में इंश्योरेंस जो है वो सद्भावना का, विश्वास का अनुबंध कहलाता है। दोनों ही पार्टी जो हैं वो एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट रहेंगी, अपनी सारी बात जो है डिस्क्लोज करेंगी, कोई बात जो है वो यहाँ पर नहीं छिपाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक सद्भावना का अनुबंध है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। यस, यह एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। यदि हम जीवन बीमा को छोड़ दें तो बाकी प्रकार के जितने भी बीमा हैं वो सारे बीमा जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी हैं, यानी क्षतिपूर्ति के अनुबंध हैं। आपकी विषय वस्तु को कोई जोखिम होता है, कोई नुकसान होता है, उस नुकसान की क्षतिपूर्ति जो है वो बीमा अनुबंध में आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी माना जाता है। लार्ज नंबर ऑफ इंश्योर्ड पर्सन्स, यहाँ पर रिस्क को कवर तो किया जाता है लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। जिन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती है उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जो कुछ लोगों के रिस्क को कवर करने के लिए अपना योगदान देते हैं। नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यस, बीमा कराने के लिए एक बहुत बड़ी जो आवश्यकता है वो ये है कि जो व्यक्ति बीमा करवाना चाहता है या जो बीमा कराता है उसका उस बीमित वस्तु में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। और ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है बीमा योग्य हित है, इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ रिस्क। यहाँ पर इंश्योर्ड व्यक्ति, इंश्योर्ड वो जो अपनी विषय वस्तु को और अपना बीमा कराता है, भविष्य में होने वाले रिस्क को वो ट्रांसफर करता है कंसिडरेशन के बदले इंश्योरर को। कंसिडरेशन क्या है? प्रीमियम है। और इंश्योरर कौन है? जो बीमा करने वाला व्यक्ति है या बीमा कंपनी है। तो वहाँ पर यदि हम देखें तो इंश्योर्ड व्यक्ति अपने रिस्क को ट्रांसफर करता है बीमा कंपनी को। नेचर ऑफ इंश्योरेंस के बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। हमारे दो तरह के इंश्योरेंस है। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा, दूसरा है हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस को हम आगे फर्दर कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट इंश्योरेंस में, जैसे फायर यानी अग्नि बीमा, लायबिलिटी इंश्योरेंस उत्तरदायित्व बीमा, मरीन इंश्योरेंस समुद्री बीमा, मोटर इंश्योरेंस मोटर व्हीकल से संबंधित जो जोखिम है उसको कवर करने के लिए मोटर इंश्योरेंस का सहारा लिया जाता है। सोशल इंश्योरेंस, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए हम अपना एक सोशल इंश्योरेंस कराते हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य बीमा और लास्ट में आता है गृह बीमा यानी कि होम इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस जो हैं इन्हें हम आगे फ्यूचर में यानी इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में जो है डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बीमा जो है उसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब है कि पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत या पूर्ण सद्भावना का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी कि यहाँ पर जो आपका बीमा योग्य हित है उसका सिद्धांत काम करता है, यानी कि व्यक्ति का बीमा योग्य हित होना चाहिए बीमित वस्तु में। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी कि अंशदान का या योगदान का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन यानी कि प्रस्थापन का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन न्यूनतम हानि का सिद्धांत। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा यानी कि आसन कारण सिद्धांत। इन्हें अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ।
इंश्योर्ड और इंश्योरर, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्टीज हैं और कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दाखिल होती हैं उनके मध्य सद्भावना का, विश्वास का संबंध होना चाहिए और वो एक दूसरे के लिए जो है ऑनेस्ट रहेंगे। सभी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रभाव डालती हैं वो दोनों पार्टीज डिस्क्लोज करेंगे एक दूसरे के सामने। इंश्योर्ड व्यक्ति जिसका बीमा कराया जाता है बीमित वस्तु के संबंध में, और यदि उसने अपना बीमा कराना है तो अपने संबंध में उसे कंप्लीट, करेक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन इंश्योरर को देनी है। इसी प्रकार से इंश्योरर को भी इंश्योरेंस के संबंध में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंश्योर्ड को बतानी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है इन इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। तो इंश्योर्ड जो है यदि वो अपना बीमा करवा रहा है तो उसे अपनी कोई भी त्रुटि है, विषय वस्तु में कोई कमी है, या वो अपना बीमा करा रहा है तो बीमा कराते समय उसे कोई हेल्थ इश्यूज हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ में आता है, यानी सद्भावना के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसमें दोनों पार्टीज को विश्वास में लेकर आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सद्भावना के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आधारित रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। यहाँ पर इंश्योर्ड जो है जब अपनी विषय वस्तु का इंश्योरेंस करवाता है या वह स्वयं का इंश्योरेंस करवाता है तो उसका उसमें बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का क्या अर्थ है? बीमा योग्य हित का मतलब बीमा से बीमित का हित सुरक्षित रहना, और दूसरा यदि उसे जो वस्तु है वो नष्ट हो जाती है तो उस नष्ट होने से उसको हानि होनी चाहिए। तो बीमे के अनुबंध में इंश्योर्ड का बीमा योग्य हित तब होता है जब बीमित का हित सुरक्षित रहता है और वस्तु के नष्ट होने पर उसे वास्तव में हानि होती है। यहाँ पर हम डिटेल में इसको कहते हैं कि आपके इंश्योर्ड जो हैं उसे भविष्य में यदि जो इंश्योर्ड ऑब्जेक्ट है उसको कोई डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसे उससे फाइनेंशियल लॉस होना चाहिए। अब किन व्यक्तियों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट माना जाता है? अलग अलग प्रकार के बीमा जो हैं उसमें अलग अलग तरीके से इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। यदि हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में जिसने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो डिपेंडेंट है या उसका जो स्पाउस है, जो उसका नॉमिनी बनता है इंश्योरेंस में, उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसमें रहता है। इसी प्रकार से एम्प्लॉइज जो किसी कॉरपोरेशन के तहत जिनका बीमा कराया जाता है, यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है वो उसका भी बीमा योग्य हित माना जाता है, चाहे एम्प्लॉइज का ही बीमा क्यों ना हुआ हो। तो कॉरपोरेशन जो है उसका, क्योंकि वो स्वयं अपने एम्प्लॉइज का बीमा करवा रहा है तो उसका बीमा योग्य हित इसमें माना जाता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समुद्री बीमा के केस में। समुद्री बीमा के केस में यदि हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जिस समय बीमा करवाया गया है उस समय और जिस समय हानि हुई है, दोनों समय में उस पार्टी का जिसने बीमा कराया है उस विषय वस्तु में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। यदि किसी एक समय पर भी उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो हम ये कहेंगे कि यह कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर इस प्रिंसिपल को हम वॉयलेट कर रहे हैं। तो जरूरी ये है कि यहाँ पर व्यक्ति का, बीमित व्यक्ति का उस वस्तु में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। इंश्योर्ड जो है वो जब अपनी वस्तु का इंश्योरेंस करवा लेता है तो ऐसे में भविष्य में यदि कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है या कोई इंजरी होती है उस विषय वस्तु को या उसे स्वयं को, यदि उसने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो ऐसे में इंश्योर्ड जो है वो सिक्योरिटी
प्राप्त करता है, प्रोटेक्शन प्राप्त करता है या उसका कॉम्पनसेशन जो है वो प्राप्त करता है यदि इस प्रकार की कोई डैमेज, लॉस और इंजरी होती है। इसी प्रकार से सभी प्रकार के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में आते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को हम इंडेमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट से परे रखते हैं क्योंकि लाइफ को इंडेमिनिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा कि जो कॉम्पनसेशन है वो आपकी, यानी कि यहाँ पर जो इंडेमिनिटी की बात हम कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन की जो बात कर रहे हैं, वो कॉम्पनसेशन एक्चुअल डैमेज से ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि जो वास्तविक नुकसान हुआ है उसी की भरपाई यहाँ पर की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि इंश्योर्ड जो है वो कॉम्पनसेशन जो है उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन कितना कॉम्पनसेशन प्राप्त करेगा, जो उसका एक्चुअल लॉस है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात तब आती है जब एक व्यक्ति जो है अपने लॉस को कवर करने के लिए बहुत सारे इंश्योरर के पास अपनी पॉलिसी लेता है या इंश्योरेंस कराता है। तो इंश्योर्ड व्यक्ति जो है एक्चुअल में जो नुकसान हुआ है उतना ही कॉम्पनसेशन एक इंश्योरर से या सभी इंश्योरर से मिलाकर कर सकता है। मान लो एक व्यक्ति जो है उसने 5 लाख रुपए की वस्तु का बीमा कराया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए का ही क्लेम कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। यदि उसने 5 लाख रुपए की संपत्ति का बीमा 2 कंपनी से करवाया हुआ है, तो यहाँ पर 5 लाख रुपए की बीमा की जो विषय वस्तु है उसे ए कंपनी और बी कंपनी से, दोनों से 5-5 लाख रुपए का उसने बीमा पॉलिसी खरीद ली है। यदि उस विषय वस्तु को कोई डैमेज होता है, लॉस होता है और वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य कितना प्राप्त होगा, 5 लाख रुपया। तो चाहे तो वो आप ए कंपनी से प्राप्त कर लें, चाहे वो आप बी कंपनी से प्राप्त कर लें, या आप दोनों कंपनी से प्रोपोर्शनेटली 2.5 लाख रुपया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप ए कंपनी से भी इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की ली हुई है और बी से भी 5 लाख की ली है, तो आप दोनों से 5-5 लाख यानी 10 लाख क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक्चुअल लॉस कितना है, 5 लाख। तो आप टोटल 5 लाख ही क्लेम कर सकते हैं, चाहे वो एक इंश्योरर से ले, चाहे आप दोनों इंश्योरर से उसे प्राप्त करें। तो हम यदि इसका क्रक्स कहें तो ये है कि आपका इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉस को कवर करने के लिए किया जाता है, ना कि प्रॉफिट गेन करने के लिए किया जाता है या बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उसी का कॉम्पनसेशन हम इंश्योरेंस कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, जिसे हम कहेंगे प्रस्थापन का सिद्धांत। यहाँ पर इंश्योर्ड जो है यदि थर्ड पार्टी से उसे कोई नुकसान होता है तो वो थर्ड पार्टी से उस नुकसान की भरपाई कर सकता है। साथ ही साथ जब थर्ड पार्टी से नुकसान जो हुआ है, यदि इंश्योर्ड वहां से पैसा प्राप्त नहीं करता तो वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है। तो यहाँ पर इंश्योरर जो है वो थर्ड पार्टी को कोर्ट में ले जा सकता है, लीगल मेथड यूज कर सकता है और उस लॉस को वहां से रिकवर कर सकता है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल से इसको समझाया है कि यदि कोई रोड एक्सीडेंट में आप इंजर्ड हो जाते हैं, आप हो जाते हैं या आपका व्हीकल हो जाता है, किस लिए, किस वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था। उस ड्राइविंग की वजह से, वो गलत तरीके से ड्राइव करने की वजह से आपको हर्ट होते हो या आप इंजर्ड होते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको तो कंपनसेट कर देगी उस पैसे से जितना आपको नुकसान हुआ है, लेकिन इस कॉम्पनसेशन को जो आपको दे दिया गया है उसको वह थर्ड पार्टी से प्राप्त कर सकती है और उस प्राप्त करने के लिए थर्ड पार्टी को वो स्यू कर सकती है, उसे कोर्ट में ले जाकर उससे वो पैसा प्राप्त करेगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में कि यदि आपका किसी दशा में विषय वस्तु जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद आपको फुल अमाउंट जो है वो क्लेम आपको प्राप्त हो जाता है फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, और आपके पास यदि वो विषय वस्तु अभी भी उपलब्ध है तो वह विषय वस्तु आपकी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अब वो इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी बनेगी और इंश्योरेंस कंपनी उस विषय वस्तु को बेचकर
पैसा प्राप्त करने के अधिकारी होगी। आप उसके अधिकारी नहीं होंगे क्योंकि आपने उसकी फुल वैल्यू जो है वो क्लेम कर ली है इंश्योरेंस कंपनी से। तो ऐसे में अब इंश्योरेंस कंपनी के पास वो अधिकार चले जाएंगे जो अधिकार इस क्लेम को प्राप्त करने से पहले इंश्योरर को चले जाएंगे, क्योंकि इंश्योर्ड को वो फुल अमाउंट मिल गया है, यानी इंश्योर्ड से ये अधिकार ट्रांसफर हो जाएगा इंश्योरर को। अब आती है बात हमारी प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन की। देखिए, एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति जिस प्रकार से अपनी विषय वस्तु को संभाल के रखता है, उसके लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में भी इंश्योर्ड से ये आशा की जाती है कि उसे अपने प्रॉपर्टी को नुकसान से बचाने के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान हो। यह कह देना कि आपने इंश्योरेंस करवा लिया है, अब मेरी कोई ड्यूटी नहीं बनती है, आप यह कहकर अपनी लायबिलिटी से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में चाहे आपने इंश्योरेंस करा लिया है, आपको इंश्योरेंस मनी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर्टी में जो नुकसान है उसको मिनिमाइज करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इंश्योर्ड को वो सारे स्टेप्स जो हैं, नेसेसरी स्टेप्स जो हैं वो लेने चाहिए जिससे कि लॉस को कंट्रोल किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको ये पता चलता है कि आपकी बिल्डिंग में आग लग गई है, आपने उस बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपकी फुल बिल्डिंग जो है इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। यदि ये नुकसान हो जाता है तो आपको बीमा कंपनी से सारा पैसा प्राप्त हो जाएगा। यह सोचते हुए आप उस बिल्डिंग को बचाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो आप इसके लिए गिल्टी माने जाएंगे और इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा लेती है कि आपने जानबूझकर इस प्रॉपर्टी के लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं की है, तो आपका क्लेम जो है उसको देने से वो मना कर सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या कर्तव्य बनता था, जैसे ही आपको पता चलता है कि बिल्डिंग में आग लग गई तो आपको साथ ही साथ फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा मीन्स नियरेस्ट कोज और क्लोजेस्ट कॉज ऑफ लॉस। जो भी विषय वस्तु है जिसका बीमा करवाया है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे उसको नुकसान हो। तो यहाँ पर जब बहुत सारे नुकसानों से उसे कोई इंजरी होती है या उसे कोई लॉस होता है तो हमें नियरेस्ट कोज जो है उसे कंसीडर करना चाहिए इंश्योरर की लायबिलिटी को फिक्स करने के लिए। इसे हम डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी वस्तुओं का, जो वस्तु समुद्री रास्ते से दूसरे स्थान पर जाने था, उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है। इंश्योरेंस क्या करवाया है कि यदि समुद्री पानी से वस्तुएं खराब हो जाती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसे पूरा क्लेम देगी। यहाँ पर रास्ते में जाते वक्त एक होल हो जाता है समुद्री जहाज में और उससे पानी भर जाता है। पानी भरने से वह सारी की सारी वस्तुएं खराब हो जाती हैं। तो ऐसे केस में हमारा नियरेस्ट कॉज क्या होगा? हमारे दो कॉज हैं जिसकी वजह से ये वस्तुएं खराब हुई हैं। क्या? सबसे पहले कि आपके समुद्री जहाज में एक होल हो गया था, दूसरा आपके समुद्री जहाज में पानी भर गया जिससे वस्तुएं खराब हो गई। तो नियरेस्ट कॉज क्या है? समुद्री जहाज में पानी का भर जाना। वो होल हुआ था उस कारण पर आप नहीं जाएंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि समुद्री पानी समुद्री जहाज में घुसने की वजह से आपकी वस्तुएं खराब हुई हैं। तो ऐसे में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे इसका क्लेम जो है इंश्योर्ड को देना होगा। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को दो तरीके से हम समझेंगे। जैसे आपकी एक बिल्डिंग का आपने फायर इंश्योरेंस कराया है, बिल्डिंग जो है उसमें आग लग जाती है। आग लग जाने से आप खुद जो है उसके हकदार हो तो हैं ही हैं। अब यहाँ पर एक आपकी दीवार खराब हो जाती है उस आग लग जाने से। ऐसे में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आपकी उस दीवार को गिराने का
निर्णय लेती है, क्योंकि इसके दीवार से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में जब वो डिसीजन लेती है और उसे गिराने का प्रयत्न करती है, तो दीवार को गिराते समय एडजॉइनिंग बिल्डिंग यानी कि साथ वाली जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान होता है। तो ऐसे में साथ वाली बिल्डिंग का जो ऑनर है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करता है कि आग लग जाने से हमारी बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, जबकि नुकसान जो है वो दीवार गिरने से हुआ है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्वेस्टिगेट करती है और ये देखती है कि उसका जो नियर कॉज था वो क्या था, फायर था, क्योंकि फायर की वजह से दीवार खराब हुई और दीवार गिरने से बिल्डिंग खराब हुई। तो ऐसे में उस बिल्डिंग के ऑनर को फायर इंश्योरेंस का क्लेम जो है वो प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन यदि हम इस केस में देखें कि दीवार जो है गिराने का निर्णय लिया जाता है, लेकिन दीवार गिराने से पहले ही स्टॉर्म आ जाता है या भूकंप आ जाता है या कोई अन्य कारण की वजह से दीवार ढह जाती है और दीवार ढहने से साथ वाली बिल्डिंग जो है उसको नुकसान होता है। तो यहाँ पर अब यदि उस बिल्डिंग का ऑनर फायर इंश्योरेंस को क्लेम करता है तो वह उसके लिए वो जो है क्लेम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कारण है वो फायर नहीं था, जब उसका कारण भूकंप की वजह से या अन्य कारण से दीवार का ढहना था और दीवार ढहने से क्या हुआ, अगली बिल्डिंग को नुकसान हुआ है। तो भूकंप की वजह से दीवार का गिरना और दीवार के गिरने से बिल्डिंग का नुकसान होना, तो इसमें फायर जो है वो कहीं पर भी नहीं आती, वो दूर का कारण बन जाता है, तो उसे यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सारे थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की इस वीडियो में समझा कि हमारे बीमा का डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, उसका अर्थ क्या है, कितने प्रकार का बीमा होता है, कौन कौन सी टर्म्स बीमा में यूज़ की जाती हैं और बीमा के विभिन्न सिद्धांतों की हमने गहन चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया। एंड में आई थैंक यू ऑल।